हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसएससीएम कॉलेज मांडलगढ़। मैं मंजली अग्रवाल। हमारा आज का टॉपिक है प्रस्तुतिकरण। विनिमय साध्य विलेखों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है। इससे पहले वीडियो में हमने बेचाल के बारे में अध्ययन किया था, एंडोर्समेंट। अब है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का क्या अभिप्राय होता है, यानी विनिमय साध्य विलेखों को दो जगह प्रस्तुत किया जाता है। पहला, या स्वीकृति के लिए हम प्रस्तुत करते हैं कि जब हमें देनदार से उस विनिमय साध्य विलेख पे स्वीकृति चाहिए होती है, या फिर हम उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय है? प्रस्तुतिकरण का अभिप्राय धारक अथवा उसके अभिकर्ता की उस क्रिया से है जिसके द्वारा वह विनिमय साध्य विलेख को स्वीकृति, दर्शनार्थ अथवा भुगतान के लिए देनदार के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो प्रस्तुतिकरण वह क्रिया होती है जिसमें विनिमय साध्य विलेख का धारक या उसका अभिकर्ता उस विनिमय साध्य विलेख को या तो स्वीकृति के लिए, यदि दर्शनार्थ बिल है तो दर्शनार्थ, और भुगतान के लिए देनदार के समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि चेक मांग पर देय एक शर्त रहित आदेश होता है। अब चेक को हमें स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि चेक क्या है? एक ऑर्डर है बैंक पर, और जिसे यथा समय और यथा स्थान केवल हमें भुगतान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। इसी तरह यदि हम प्रतिज्ञा पत्र देखें, प्रॉमिसरी नोट, तो प्रॉमिसरी नोट को भी प्रतिज्ञा कौन करता है? देनदार स्वयं प्रतिज्ञा करता है कि मैं इतनी राशि का भुगतान इतनी तारीख को कर दूंगा। तो प्रतिज्ञा पत्र में भी स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। प्रतिज्ञा पत्र को भी केवल भुगतान के लिए ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, विनिमय बिल, उससे हम स्वीकृति के लिए पहले प्रस्तुत करते हैं। जब उस पर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो फिर उसे निश्चित तिथि पर और यदि मांगने पर देय है तो दर्शनार्थ हम उसे प्रस्तुत करते हैं। विनिमय साध्य विलेखों में विनिमय बिलों को पहले देनदार की स्वीकृति चाहिए होती है तथा बाद में देय तिथि पर उन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत करना होता है, और यदि दर्शनार्थ है तो दर्शनोपरांत उनका भुगतान हो जाता है। प्रतिज्ञा पत्र जो प्रतिज्ञा पत्र जो मांग पर दर्शनोपरांत देय हैं अथवा निश्चित अवधि के बाद देय हैं, तो ऐसे विनिमय साध्य विलेख को भुगतान के पूर्व दर्शनार्थ प्रस्तुत करना होता है। और जो चेक, ड्राफ्ट तथा पोस्टल ऑर्डर को केवल भुगतान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। केवल विनिमय बिल को ही पहले स्वीकृति और उसके बाद देय तिथि के लिए भुगतान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। हुंडी तथा दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र को दर्शन के लिए प्रस्तुत करने के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। तो हमारे जो विनिमय साध्य विलेख के प्रकार है, जैसे फर्स्ट है हमारा विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, डिमांड ड्राफ्ट। तो इन सभी में से केवल जो हमारा विनिमय बिल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसी को हमें पहले स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है और बाद में भुगतान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। बाकी जैसे प्रतिज्ञा पत्र हैं, चेक हैं, कोई बैंक ड्राफ्ट है, तो इन्हें हमें एक निश्चित तिथि को यथा समय यथा स्थान केवल भुगतान के लिए ही प्रस्तुत करना होता है। तो उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुतिकरण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत विनिमय साध्य विलेख का धारक अथवा उसका अभिकर्ता उस विलेख को निम्नलिखित में किसी उद्देश्य से देनदार के समक्ष प्रस्तुत करता है। हमने पहले भी अध्ययन किया अभी इसी वीडियो में कि स्वीकृति के लिए दर्शनार्थ, यानी जो दर्शनार्थ बिल होते हैं जिनका दर्शन करते ही यानी एट साइट भुगतान करना होता है, और फॉर पेमेंट। तो अब सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्वीकृति के लिए कैसे प्रस्तुतिकरण किया जाता है। स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण। विनिमय साध्य विलेखों में केवल विनिमय बिल को ही देनदार के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है, जबकि चेक, ड्राफ्ट तथा प्रतिज्ञा पत्र जैसे विनिमय साध्य विलेखों में स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण आवश्यक किसका है? स्वीकृति के निम्नलिखित विनिमय बिलों को देनदार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्स्ट है आपका दर्शनोपरांत देय बिल पेबल आफ्टर साइट, यानी जिस पर कोई निश्चित तिथि या निश्चित समय का उल्लेख नहीं होता है। तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881,
उसकी धारा 61 के अनुसार दर्शनोपरांत देय विनिमय बिल को देनदार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है ताकि उस बिल की परिपक्वता की तिथि निश्चित की जा सके। पहले एट साइट है, यदि आपको पेमेंट चाहिए उस बिल का तो आप एट साइट उसको दिखाओगे और यदि उसके पास पेमेंट के तो वो आपको देखते ही उसका भुगतान कर देगा, स्वीकृति देगा, फिर स्वीकृति के पश्चात उसका भुगतान हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वीकृति का स्पष्ट निर्देश। जिन विनिमय बिलों के लिए लेखक अथवा देनदार का स्पष्ट निर्देश हो कि बिल के भुगतान के पूर्व बिल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तो ऐसे बिलों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। यानी विनिमय बिल को जब हम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते हैं तो ये तो वो दर्शनोपरांत देय बिल है या उस पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हुए हैं कि बिल का भुगतान पूर्व बिल की स्वीकृति के नहीं हो पाएगा तो उसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है। अब देनदार जब विनिमय बिल पर स्वीकृति प्रदान करता है तो क्या टाइप्स होते हैं, वो किस प्रकार की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। तो विनिमय बिलों पर स्वीकृति के प्रकार या रूप। विनिमय बिलों पर स्वीकृति प्राय दो प्रकार से दी जा सकती है। फर्स्ट, वो सामान्य स्वीकृति दे दे, एक्सेप्टेंस वर्ड लिखकर अपने सिग्नेचर कर दे। जब देनदार बिल की स्वीकृति बिना कोई शर्त लगाए, कोई भी उसमें कंडीशन अटैच नहीं करे और कोई निश्चित अवधि बताए और बिल में लिखित राशि का भुगतान करता है तो ऐसी स्वीकृति क्या कहलाई जाती है, सामान्य स्वीकृति। यानी सामान्य स्वीकृति में देनदार किसी भी प्रकार की शर्त नहीं रखता है। नेक्स्ट है शर्त सहित स्वीकृति, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जब देनदार बिल के भुगतान के लिए भुगतान के साथ कोई शर्त जोड़ देता है तो वह क्या कहलाती है, शर्त सहित स्वीकृति। अब शर्त सहित स्वीकृति के जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। स्वीकृति माल भिलवाड़ा पहुंच जाने पर, यदि जब माल पहुंच जाएगा तब बिल का भुगतान कर दिया जाएगा। स्वीकृति तिथि से 3 माह बाद, जैसे आज आपने दर्शनार्थ प्रस्तुत किया बिल को और उसने उसमें लिख दिया कि 3 माह बाद मैं इस बिल का भुगतान कर दूंगा और अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। स्वीकृति केवल किसी स्पेशल बैंक ब्रांच के नाम पर दे कर दी जाए जब बिल के एक से अधिक देनदारों पर लिखा गया हो और स्वीकृति कुछ ही देनदारों द्वारा दी गई हो, यानी बिल 2 या 3 देनदारों पर लिखा गया था और स्वीकृति केवल कुछ ही देनदारों द्वारा दी गई है तो ऐसा बिल भी शर्त सहित स्वीकृति के अंतर्गत माना जाएगा। तो स्वीकृति 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य स्वीकृति होती है और सेकंड होती है हमारी शर्त सहित स्वीकृति। यानी देनदार जब बिल की स्वीकृति देते समय यदि उसमें कोई शर्त जोड़ देता है। अब है बिल की वैध स्वीकृति के लिए क्या आवश्यक तत्व होते हैं कि स्वीकृति कब वैध मानी जाती है या हमें किन बातों को पूरा करना होता है। तो बिलों की वैध स्वीकृति के लिए आवश्यक तत्व या शर्तें। तो फर्स्ट है स्वीकृति देनदार द्वारा होनी चाहिए। बिल पर स्वीकृति कौन देगा, जो बिल का देनदार होगा जिसे भुगतान करना है। किसी भी बिल की स्वीकृति तभी वैध मानी जाती है जब उस पर स्वीकृति देनदार द्वारा दी जाए और यदि एक से अधिक देनदार है तो सभी देनदारों की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट है देनदार के हस्ताक्षर। बिल की स्वीकृति के लिए देनदार अथवा देनदारों के हस्ताक्षर जरूरी है। एक देनदार है, एक ही व्यक्ति पर बिल लिखा गया है तो एक व्यक्ति हस्ताक्षर कर देगा। यदि एक से अधिक देनदार है तो सभी देनदारों के हस्ताक्षर जरूरी है। हस्ताक्षरी स्वीकृति के लिए पर्याप्त है, चाहे स्वीकृति शब्द लिखा जाए अथवा न लिखा जाए। या तो वो एक्सेप्टेंस या स्वीकार किया जाता है ऐसे करके साइन करें और यदि नहीं लिखा जाता और वो बिल पर केवल अपने सिग्नेचर भी कर देते हैं देनदार तो वह भी स्वीकृति वैध स्वीकृति मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका स्वीकृति लिखित एवं विलेख के मुख पृष्ठ अथवा विलेख पर होनी चाहिए। जो देनदार द्वारा विनिमय बिल पर स्वीकृति दी जाती है वह विपत्र के अलावा अन्य कागज या दस्तावेज पर स्वीकृति को वैध नहीं माना जाता है। यानी विनिमय बिल है तो उस विनिमय बिल के ऊपर ही देनदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, अन्य कागज पर दी गई स्वीकृति वैध नहीं मानी जाती है। और इम्पॉर्टेंट है स्वीकृति तभी पूर्ण मानी जाती है जब स्वीकार करके उस बिल को पुनः लौटाया जाए। आज देनदार ने स्वीकार कर लिया बिल को। फॉर एग्जांपल 2 पार्टीज है आपके ए और बी। ए ने बी पर एक बिल लिखा, बी ने उसे स्वीकार कर लिया, आपने उसको स्वीकृति के लिए ए ने उस बिल को बी के पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। बी ने उस बिल को स्वीकार करके अपने पास रख लिया, वापस पुनः उस बिल को ए को नहीं लौटाया
तो वह स्वीकृति वैध नहीं मानी जाती है। बिल के धारक को स्वीकृति के बाद वापस लौटा दिया जाता है। लेखक या धारक को स्वीकृति के बाद बिल वापस लौटाया जाना चाहिए। यह इसकी एक आवश्यक शर्त होती है। तो शर्तें क्या थी? एक तो लिखित में होनी चाहिए, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, उसके मुख पृष्ठ या विलेख पर होनी चाहिए, और स्वीकृति कौन देगा? जो उसका देनदार है, जिसे भुगतान करना है। और स्वीकृति तभी पूर्ण मानी जाएगी जब स्वीकृति के पश्चात लेखक या धारक को वो बिल पुनः लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट है विनिमय बिलों के प्रस्तुतिकरण के नियम या तत्व। विनिमय बिल का प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा? विनिमय बिलों की स्वीकृति अथवा भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कौन करेगा उसको स्वीकृति के लिए? या तो जो उसका धारक होगा या उसका जो अधिकृत एजेंट होगा। यदि आपने किसी व्यक्ति को अधिकृत कर रखा है इस कार्य के लिए तो वह अधिकृत व्यक्ति या विलेख का धारक स्वयं या लेखक उसे प्रस्तुत करता है। अब प्रस्तुतिकरण किसको किया जाता है? देनदार को किया जाता है जो उस पर स्वीकृति देगा। एक से अधिक देनदार हैं तो सभी के समक्ष उस बिल को प्रस्तुत किया जाता है। विनिमय बिल का देनदार, अब देनदार ने भी यदि किसी को अधिकृत एजेंट बना रखा है तो वो भी दे सकता है। एक से अधिक देनदार होने पर सभी देनदार, साझेदारी फर्म है तो कोई भी एक एक्टिव साझेदार यदि उसे अधिकृत किया गया और सभी साझेदारों की अनिवार्य है उस फर्म में तो सभी साझेदारों द्वारा, देनदार की मृत्यु हो जाए तो उसके लीगल वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा, देनदार दिवालिया हो जाए तो सरकार द्वारा नियुक्त प्रापक द्वारा, प्रतिष्ठा अथवा आवश्यकता के लिए देनदार अथवा कोई भी स्वीकारकर्ता द्वारा। अब अधिनियम की धारा यानी अधिनियम यानी हमारा जो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम है उसकी धारा 34 में ये प्रावधान है कि यदि विनिमय बिल के कई देनदार हैं जो साझेदार नहीं है तो प्रत्येक देनदार अपने अपने पक्ष की स्वीकृति दे सकता है। अन्य पक्षों की स्वीकृति अधिकृत होने पर ही संभव है। ये तो हो गया कि भाई विनिमय बिल को प्रस्तुत कौन करेगा, प्रस्तुतिकरण किसको किया जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण का समय। तो जो आपका अधिनियम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसमें प्रस्तुतिकरण के समय संबंधी भी प्रावधान दिए गए हैं। अब विनिमय बिल भुगतान से पूर्व किसी भी समय, उसके भुगतान से पूर्व यदि जब आपने लिखा था बिल तभी आपने उसमें कि मैं 6 मंथ का बिल लिखा, 8th मंथ का बिल लिखा, तो उसके भुगतान से पूर्व आप किसी भी समय उसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर सकते हो। प्रस्तुतिकरण का समय निश्चित होने पर उस निर्धारित समय से पूर्व होना चाहिए। कोई समय निश्चित है, जैसे आपको किसी देनदार का कोई ऑफिशियल टाइम है कि हाँ वो 10 to 6 अवेलेबल रहता है तो विद इन उसके जो ऑफिस कार्यालय समय है उसी में आप उसे प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुतिकरण व्यवसाय दिवस को और व्यावसायिक समय में होना चाहिए, जो बिजनेस आवर्स हैं और जो बिजनेस डे है, जैसे रविवार का अवकाश है या किसी त्योहार का अवकाश है तो उस दिन हम उसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दर्शनोपरांत देय बिलों का प्रस्तुतिकरण। प्रचलित व्यावसायिक परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार उचित समय में किया जाना, यानी बिजनेस आवर, विद इन बिजनेस आवर और विद इन बिजनेस डे। प्रस्तुतिकरण का स्थान क्या होना चाहिए? यदि उस व्यक्ति का कोई कार्यालय नहीं है तो हम उसके निजी आवास पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन यदि उसमें कोई स्थान अंकित किया गया है और यदि कार्यालय है तो कार्यालय पर ही प्रस्तुत करना होता है। स्वीकारकर्ता के कार्यालय अथवा निवास स्थान पर यदि हम उसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कार्यालय नहीं है तो निवास स्थान पर, और यदि कार्यालय और कार्यालय के अलावा भी यदि उन्होंने बिल में कोई स्थान अंकित किया है कि प्रस्तुतिकरण के लिए तो उसी स्थान पर हमें प्रस्तुत करना होता है। प्रस्तुतिकरण का प्रमाण आवश्यक। प्रस्तुत करने के लिए आप पहले उस बिल को रजिस्टर्ड डाक से, या आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, या तो आप रिसिप्ट लीजिए, आपके पास कोई एक लीगल प्रूफ होना चाहिए कि आपने प्रस्तुत किया था। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है कि यदि वह भुगतान से मना कर दे और वह कहे कि मुझे तो इस बिल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया ही नहीं गया था, तो प्राय प्रस्तुतिकरण रजिस्टर्ड डाक से किया जाता है ताकि अगर देनदार स्वीकृति प्रदान न करे तो यह प्रस्तुतिकरण का क्या होगा, एक ठोस प्रमाण होगा। विनिमय बिल की स्वीकृति के विचार हेतु समय। अब जो देनदार है उसे विनिमय बिल पर स्वीकृति देने के लिए कितना समय दिया जाता है? तो धारा अधिनियम की धारा 63 के अनुसार बिल का स्वीकारकर्ता उस स्वीकृति का दायित्व ग्रहण करने से पहले विचार हेतु सार्वजनिक, यदि कोई सार्वजनिक अवकाश आ जाता है,
के अतिरिक्त 48 घंटे से अधिक का समय नहीं ले सकता। उसे विदिन 48 आवर्स स्वीकृति देकर उसे पुनः किसको भेजना होता है? धारक को। किंतु यदि वह 48 घंटे से अधिक का समय देता है तो जो अधिनियम की धारा 83 के अनुसार जो उसके सभी पूर्ववर्ती पक्षकार हैं वो अपने दायित्व, यानी यदि उसका बेचान हुआ है बिल का, तो जो पूर्ववर्ती पक्षकार हैं वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। वे परिस्थितियां जिनमें बिल का प्रस्तुतिकरण स्वीकृति हेतु आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित परिस्थितियों में विनिमय बिल का स्वीकृति हेतु प्रस्तुतिकरण आवश्यक नहीं माना जाता और विनिमय बिल को अस्वीकृति द्वारा अनादृत मानकर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें जैसे कंडीशंस गिवन है, जब देनदार अनुबंध करने के अयोग्य हो, एक अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार है, असक्षम पक्षकार है, या वो है एक काल्पनिक व्यक्ति है। नेक्स्ट है उचित प्रयासों के बावजूद भी देनदार उपलब्ध न हो, आपने उसके जो कार्यालय समय पर कार्यालय स्थान पर गए लेकिन ऑफिस बंद था, देनदार उपलब्ध नहीं था, तो भी वो क्या माना जाएगा? बिना स्वीकृति के अनादृत माना जाएगा और आप संबंधित व्यक्ति के पक्ष में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। देनदार स्वीकृति के लिए किसी अन्य आधार पर मना कर दे, देनदार की डेथ हो जाए और उसका कोई भी वैधानिक उत्तराधिकारी अभी तक नियुक्त न किया गया हो। तो यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विनिमय विपत्र को स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण अनिवार्य शर्त के रूप में है कि विनिमय बिल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है और नहीं करने पर देनदार तथा अन्य बेचानकर्ता अपने दायित्वों से क्या माने जाएंगे? मुक्त माने जाएंगे। अब है प्रतिज्ञा पत्र। अब प्रतिज्ञा पत्र को तो हमें उसके लिए प्रस्तुत नहीं करना होता है स्वीकृति के लिए, उसको दर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो चूंकि प्रतिज्ञा पत्र लेखक द्वारा स्वयं भुगतान का एक लिखित वादा, वो खुद प्रॉमिस करता है, आई प्रॉमिस टू पे, अतः उस पर स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं होती। निम्न दो परिस्थितियों में प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान से पूर्व दर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण आवश्यक माना गया है। दर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण, जब प्रतिज्ञा पत्र दर्शनोपरांत मांग पर देय हो तो हमें उसे दर्शनार्थ प्रस्तुत करना होता है। जो लेनदार अथवा धारक को प्रतिज्ञा पत्र के भुगतान से पूर्व दर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण अनिवार्य है। अगर ऐसा प्रतिज्ञा पत्र दर्शनार्थ प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रतिज्ञा पत्र का लेखक और उसके जो अन्य बेचान करता है एंडोर्सर, वह अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है जब प्रतिज्ञा पत्र निश्चित तिथि के उपरांत देय हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान से पूर्व दर्शनार्थ प्रस्तुतिकरण उस प्रतिज्ञा पत्र की भुगतान की तिथि निश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हाँ इतनी तारीख को इस प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान किया जाएगा। तो विनिमय बिल को हम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते हैं और अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वो स्वीकृति के लिए ही प्रस्तुतिकरण पढ़ रहे हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण। भुगतान के लिए तो सभी को प्रस्तुत करना होता है, चेक को भी भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, विनिमय बिल को भी, प्रतिज्ञा पत्र को भी। अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण का अध्ययन किया है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।